फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम चार्ल्स डिकेंस के बारे में सीखेंगे। उनके वर्क्स और उ उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कंसिस्टेंटली बार-बार एग्ज़ाम्स में दिखते हैं हमें, और वो भी एकदम आसान फॉर्मेट में, वन लाइनर हिंदी, इंग्लिश मिक्स्ड हैंड रिटन नोट स्टाइल में, ठीक है? तो स्मार्ट बनिए, टाइम सेव करिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बर्थ, चार्ल्स डिकेंस के बर्थ की बात की जाए तो 7 फरवरी 1812 फ्राइडे के दिन इनका जन्म हुआ था, लैंड पोर्ट में, और पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड के एक सबर्ब में हुआ था। यहाँ सबर्ब का मतलब शहर के बाहरी इलाका था। यह जो प्लेस था, यह शहर का बाहरी इलाका था। डेथ 9 जून 1817 में, एज थी 58, ठीक है। हायम केंट में मृत्यु हुई थी इनकी, हायम केंट में, ठीक। लेकिन 14 जून को वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया था इनको। अगर डेथ की बात की जाए तो इनकी डेथ जो है 9 जून 1870 में हुई थी, लेकिन 14 जून वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाए गए थे। पेरेंट्स, जॉन डिकेंस नेवी पे ऑफिस में क्लर्क थे। मदर जो थी वो एलिजाबेथ डिकेंस थी। एजुकेशन, शुरू में ये डिम स्कूल में पढ़ाई की, फिर विलियम जाइल्स द्वारा चलाए गए स्कूल्स कैथम में पढ़े। कुछ सोर्सेज में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक से भी जुड़ाव बताया गया इनका। मैरिज इनकी 1836 में कैथरीन थॉमसन हॉगर्थ से विवाह हुआ था। कैथरीन थॉमसन होगार्थ से इनका विवाह हुआ था। ऑक्यूपेशंस की बात की जाए तो विक्टोरियन इरा के एक फेमस नोवेलिस्ट और जर्नलिस्ट थे। 19th सेंचुरी के रिप्रेजेंटेटिव राइटर में इनका प्रमुख स्थान है। एक महान इंग्लिश राइटर, सोशल क्रिटिक, पॉपुलर फिक्शनल कैरेक्टर के निर्माता, विक्टोरियन एज के सबसे महान नोवेलिस्ट, लाइफ टाइम में ही काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, ठीक। मतलब कुछ कुछ लोग तो पॉस्टमसली उनकी कोई एक क्रिएशन आती है, वो फेमस होती है, तब वो जाके पॉपुलर होते हैं, लेकिन वो अपने जीवित समय लाइफ टाइम में ही काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। 20th सेंचुरी के क्रिटिक्स ने इन्हें लिटरेरी जीनियस कहा था। आज भी इनकी नोवेल्स और स्टोरीज वाइडली रीड की जाती हैं। डेली न्यूज़ के एडिटर ये कब बने थे? डिकेंस सिर्फ 3 वीक्स के लिए डेली न्यूज़ के संपादक बने थे, ठीक। हार्ड टाइम्स का प्रकाशन, हार्ड टाइम्स आया था 1854 में। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का प्रकाशन जो था, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो आया था वो 1861 में आया था। ग्रेट एक्सपेक्टेशन कब आया था? 1861 में। हाउस होल्ड वर्ड्स, क्या? हाउस होल्ड वर्ड्स ऑल द ईयर राउंड, दोनों मैगजीन के एडिटर चार्ल्स डिकेंस थे। किसके किसके? हाउस होल्ड वर्ड्स और ऑल द ईयर राउंड के। लिटरेरी कैरियर की शुरुआत, पहली लिटरेरी पीस थी इनकी डिनर एट पॉपुलर वॉक, ठीक। फिर 1833 में पब्लिश हुई थी बॉज नाम से, ठीक। ये डिनर एट ए पॉपुलर वॉक जो थी, ये पहले 1833 में पब्लिश हुई थी बॉज के नाम से। बाद में स्केचेस बाय बॉज में रिप्रिंट हुई और नाम रखा गया मिस्टर माइंस एंड हिज कज़न। स्केचेस बाय बॉज के इलस्ट्रेशंस बनाए थे जॉर्ज जॉर्ज जो थे वो क्रुकशांक थे। एसी रिकेट का कमेंट, डिकेंस वॉज एन इनकम्पेरेबल स्टाइलिस्ट, ये शब्द एसी रिकेट के थे। वॉल्टर बैगॉट का व्यू, अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर पोस्टेरिटी, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए विशेष संवाददाता। जॉर्ज सैमसन का रिमार्क था, विद शेक्सपियर डिकेंस इज द मोस्ट इंग्लिश ऑफ राइटर्स, और कहा द फॉल्ट्स ऑफ डिकेंस आर द फॉल्ट्स ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर्स, ठीक। रिकेट का एक और मत है, ही यूज्ड फिक्शन एज अ प्लेटफॉर्म फॉर हिज सोशल अपील्स, यानी डिकेंस ने फिक्शंस के माध्यम से
सामाजिक मुद्दों को उठाया। एफ.आर. लेविस का रिमार्क है, डिकन वॉज अ ग्रेट जीनियस एंड ही इज परमानेंटली अमंग द क्लासिक्स। ठीक, एफ.आर. लेविस का क्या कथन है कि डिकन वॉज अ ग्रेट जीनियस एंड परमानेंटली अमंग द क्लासिक्स। लेकिन लेविस ने यह भी कहा कि उनका जीनियस एक एंटरटेनर का था, न कि एक गहरे क्रिएटिव आर्टिस्ट का। ठीक, 19 कैज़मियन का क्रिटिकल व्यू। डिकेंस ना तो सबसे रिफाइंड आर्टिस्ट हैं, ना सबसे डीप साइकोलॉजिस्ट हैं, ना ही सबसे रियलिस्ट हैं, लेकिन फिर भी वे सबसे नेशनल और सबसे रिप्रेजेंटेटिव, सबके सबसे ग्रेट नोवेलिस्ट कहे जा सकते हैं। ठीक, जो ये कैज़मियन हैं, इन्होंने डिकेंस को ना तो रिफाइंड आर्टिस्ट कहा, ना सबसे डीप साइकोलॉजिस्ट कहा, ना ही सबसे रियलिस्ट कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें नेशनल और सबसे रिप्रेजेंटेटिव और ग्रेट नोवेलिस्ट कहा था। डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड में सजा का सीन जो था, जब डेविड ने अपने स्टेप फादर मिस्टर मर्डस्टोन को काटा, तो उसे सजा के रूप में भेजा गया सलम हाउस में। सलम जो एक स्ट्रिक्ट बोर्डिंग स्कूल थी। सलम हाउस क्या थी? एक स्ट्रिक्ट बोर्डिंग स्कूल थी। विक्टोरियन इरा का एक प्रमुख नोवेलिस्ट कौन था? चार्ल्स डिकेंस को विक्टोरियन नोवेलिस्ट माना जाता है। चार्ल्स डिकेंस को विक्टोरियन नोवेलिस्ट माना जाता है। ठीक, कौन से नोवेलिस्ट ने पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के रूप में काम किया है? डिकेंस ने शुरुआत में पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग का कार्य किया है। डिकेंस के ज़्यादातर कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? उनके कैरेक्टर्स ज़्यादातर फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं, यानी एक ही क्वालिटी या इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, डिकेंस के ज़्यादातर कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? उनके ज़्यादातर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं, यानी एक ही क्वालिटी या इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हार्ड टाइम्स उपन्यास सबसे पहले कहाँ सीरियल के रूप में पब्लिश्ड हुआ? यह आया था हाउस होल्ड वर्ड्स के नाम से मैगजीन में। ठीक, कौन सा एक उपन्यास एपिसोडिक नोवेल कहलाता है? पिकविक पेपर्स। यह अलग अलग एपिसोड्स में सीरियल फॉर्मेट में आया था। गरीबों की दुर्दशा और इंग्लिश वर्क हाउसेस की हालात किस नोवेल में दिखाई गई है? ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट नोवेल में गरीबों की दुर्दशा, इंग्लिश वर्क हाउसेस की हालत दिखाई गई है। ओलिवर ट्विस्ट जो है किस मैगजीन में सीरियल के रूप में छपा था? ये मैगजीन थी बैटलीज मिसलेनी। क्या थी? बैटलीज मिसलेनी थी। अ टेल ऑफ टू सिटीज। वे दो सिटीज कौन से थे? लंदन और पेरिस। ठीक, अ टेल ऑफ टू सिटीज में वो दो सिटीज कौन सी थी? वो थी लंदन और पेरिस। अ टेल ऑफ टू सिटीज किस प्रकार का नोवेल है? एक हिस्टोरिकल नोवेल है। कैरेक्टर मिस प्रॉस। इसका इन्फ्लुएंस मिला था कार्लाइल की फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर लिखी गई किताब में। कार्लाइल की फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर लिखी गई किताब पे। ठीक, अ टेल ऑफ टू सिटीज का। हार्ड टाइम्स में कौन से कैरेक्टर सर्कस से जुड़े हैं? यहाँ दो प्रमुख कैरेक्टर हैं, सीसी जूप और मिस्टर ग्रैड ग्राइंड। ठीक, डिकेंस ने कहा ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट। ये बात कर रहे थे अपने प्रिय नोवेल डेविड कॉपरफील्ड की। ठीक, ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट। ठीक, ये कंपैरिजन किससे कर रहे थे चार्ल्स डिकेंस? डेविड कॉपरफील्ड से। डिकेंस का कौन सा उपन्यास जो है ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है? यही डेविड कॉपरफील्ड जो है वो उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल माना जाता है। इसमें डिकेंस ने अपने बचपन के संघर्षों की झलक दी है। डिकेंस का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया, अनफिनिश्ड? द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ठीक, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड जो है चार्ल्स डिकेंस का यह उपन्यास पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। द लॉज डिले यानी कानून की प्रक्रिया जो है धीमी चाल किस नोवेल का विषय रहा है? लिटिल ड्रॉइट नोवेल का यह विषय था। डिकेंस की सबसे कमजोर या कम पसंद की जाने वाली रचना कौन सी मानी जाती है? द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। कई क्रिटिक्स इसे डिकेंस के लीस्ट पावरफुल वर्क मानते हैं। ठीक, दी ओल्ड क्यूरियासिटी शॉप में किस कैरेक्टर की दुखद कहानी दिखाई गई है? इस नोवेल में लिटिल नील और उसके ग्रैंडफादर की सफरिंग और हार्डशिप की कहानी दिखाई गई है। डेली न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे? इसके जो एडिटर थे वो चार्ल्स डिकेंस थे। कौन सा नोवेल 1849 से 15 के बीच लिखा गया था, जिसमें लेखक यारमouth नाम के एक फिशिंग टाउन में समय बिताया था? ठीक, जवाब है डेविड कॉपरफील्ड। ठीक,
पैगेटी था, पैगेटी सीन्स था और लोकल कलर यामथ से लिया गया था। इसका पहला चैप्टर छपा हाउस होल्ड वर्ड्स में और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी इसे माना जाता है। इस नॉवेल में प्रमुख कैरेक्टर्स पैगेटी, एंट बेसी, एग्नेस थी। ठीक, यह एक ऑर्फन चाइल्ड की एक दुख भरी कहानी थी। डेविड कॉपरफील्ड। ब्लीक हाउस नॉवेल में कौन से कैरेक्टर्स मिलते हैं? रिचर्ड क्रेस्टन और एडा क्लेयर। डिकेंस डिकेंस का कौन सा उपन्यास ओल्ड कोर्ट ऑफ चैंसरी की बुराई पर कटाक्ष या सटायर करता है? जवाब है ब्लीक हाउस। डिकेंस का कौन सा नोवेल था जो ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसरी की बुराई पर सटायर करता है? ये ब्लीक हाउस था। डिकेंस का कौन सा उपन्यास जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मजदूरों की पीड़ा को दर्शाता है? हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशंस के बाद मजदूरों की पीड़ा को दर्शाता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1861 में कौन से सेंट्रल कैरेक्टर था? ग्रेट एक्सपेक्टेशन का सेंट्रल कैरेक्टर कौन था? पीप था। पीआईपी, पीप था। ठीक, 1869 डिकेंस ने एक नया उपन्यास लिखना शुरू किया लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाया। उसका कॉपीराइट पहले ही बिक चुका था। उस अधूरे उपन्यास का नाम था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ठीक, 1869 में डिकेंस ने एक नया उपन्यास लिखना शुरू किया लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए। उसका कॉपीराइट जो है पहले ही बिक चुका था। उसे अधूरा उपन्यास का नाम दिया गया द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। डिकेंस की मृत्यु पर किसने लिखा? नो डेथ सिंस 1866 हैज़ फॉलन ऑन मी विद सच ए स्ट्रोक। ये शब्द थॉमस कार्लाइल के थे। उन्होंने डिकेंस को एक ऑनेस्ट मैन और नोबल व्यक्ति बताया। ठीक, थॉमस कार्लाइल ने क्या कहा था डिकेंस की मृत्यु पर? नो डेथ सिंस 1866 हैज़ फॉलन ऑन मी विद सच ए स्ट्रोक। जीके चेस्टरटन ने डिकेंस के बारे में क्या कहा? ही टॉक्ड अप टू द पीपल, पोर्ड आउट हिज रिचेस एंड हिज ब्लड। यानी उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया जैसा कोई देवता अपने आप को अर्पित करता है। इसी वजह से डिकेंस और आम जनता के बीच एक इमोर्टल बॉन्ड बना है। डेविड कॉपरफील्ड का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 6 मार्च 1820 में और यह जन्म अपने पिता के मृत्यु सितंबर 1819 के 6 महीने बाद हुआ था। ठीक, डेविड कॉपरफील्ड नोवेल में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो मिलते हैं? मेन कैरेक्टर। ठीक, डेविड कॉपरफील्ड, मिस पगोटी और बेट्सी ट्रॉटवुड, मिस्टर मिकाबर, थॉमस ट्रेडलस। ठीक, थॉमस ट्रेडलस। यूराय अहीप। ठीक, यूराय अहीप है। फिर मिस्टर मर्डस्टोन है। फिर है एग्नेस विकफील्ड। ठीक, डोरा है। फिर स्टीयरफोर्थ है। फिर मिसेस क्लारा कॉपरफील्ड हैं, मिसेस क्लारा कॉपरफील्ड हैं। फिर मिस जेन मर्डस्टोन है। ठीक, यह उपन्यास एक ऑर्फन बॉय के स्ट्रगलिंग और मैच्योरिटी की कहानी है। डेविड कॉपरफील्ड के स्टेपफादर कौन थे? मिस्टर मर्डस्टोन थे। इस नोवेल में डेविड कॉपरफील्ड में मुख्य विलेन कौन था? ये था यूराय अहीप था। ठीक, एक यह हिपोक्रेट था, हिपोक्रेट करेक्टर था जो हमेशा कहता था कि आई एम अ वेरी हम्बल। ठीक, हिपोक्रेट व्यक्ति वह होता है जो नैतिकता की शिक्षा देता है लेकिन खुद वैसा आचरण नहीं करता है। आप अपने आसपास के वातावरण में ऐसे व्यक्तियों से भली भांति परिचित होंगे। डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड में एक ऐसा मेल कैरेक्टर है जो यह दिखाता है कि अच्छाई और नैतिकता कैसे बुराई पाप पर जीत पाती है। और एक फीमेल कैरेक्टर है जो आइडियल वुमेनहुड का प्रतीक है। ठीक, ये थी एग्नेस विकफील्ड। ठीक, एग्नेस विकफील्ड। डोरा खुद को क्या कहती थी? वह डेविड की चाइल्ड वाइफ कहती थी खुद को। डोरा डोरा जो है खुद को डेविड की चाइल्ड वाइफ कहती थी।
डेविड कॉपरफील्ड की माँ कौन थी? मिसेस क्लैरा कॉपरफील्ड। डोरा के लिए डेविड का प्रेम असल में डिकेंस का निजी प्रेम था। यह प्रेम था मारिया बिडनेल। ठीक, मारिया बिडनेल। आइडल स्कूल कौन चलाता था नोवेल में? जवाब है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। सबसे बुरा स्कूल रन करता था मिस्टर क्रैकेल। स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी बच्चों को मारना जरूरी है। इस प्रिंसिपल पे कौन विश्वास करता था? मिस्टर क्रैकेल। एगेंस को डेविड क्या मानता था? वह उसे अपनी एल्डर सिस्टर और गुड एंजल कहता था। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में पिप का फुल नेम क्या था? फिलिप प्रिप। क्या था? फिलिप प्रिप। मिस हैविसम ने एक लड़की को अपनी ब्रोकन लव स्टोरी का टूल बना लिया था। उस लड़की का नाम था स्टेला। उसे पुरुषों से बदला लेने का हथियार बनाया गया। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के मुख्य कैरेक्टर्स पीप, मैगविच, मिस हैविसम, स्टेला, जॉर्ज ग्रेगरी, जैगर्स, वेमिक, पम्बल चौक, वॉपसेल, हर्बर्ट, पॉकेट, ऑर्लिक, ड्रेमल, कैम्पसन, मिस स्किफिंस, क्लेरा, मिस्टर बार्ले, स्टार्टअप, बीडी, ये सभी नोवेल से जुड़े हैं। ऑर्लिक कौन था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में? वह एक विलेन था, पीप का दुश्मन और खतरनाक चरित्र था। एक नाटक में वॉप्सल किसका रोल प्ले किया था? ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क, यानी शेक्सपियर के प्ले में हैमलेट का। ठीक, वॉप्सल ने किसका रोल प्ले किया था? जवाब था प्रिंस ऑफ डेनमार्क, यानी शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में। मिस हैविसम से शादी का वादा करके उसे धोखा देने वाला व्यक्ति कौन था? कॉम्पिसन था। कॉम्पिसन ने मिस हैविसम से शादी का वादा करके उसे धोखा दिया था। 1836 अ डिनर एट अ पॉपुलर वॉक, डिकेंस की पहली छोटी कहानी जिसमें डेली लाइफ के छोटे छोटे सीन्स दिखाए गए हैं। 1836 स्केचेस बाय बॉज, रोजमर्रा की जिंदगी आम लोगों पर लिखे गए छोटे छोटे लेख। ये डिकेंस की शुरुआती सोशल ऑब्जर्वेशन है। 1836 से 37 द पिविक पेपर्स, ये एक मज़ेदार एपिसोडिक नोवेल है जिसमें मिस्टर पिविक और उनके दोस्त की रोमांचक और हास्यपूर्ण यात्रा दिखती है। 1837 से 39 ओलिवर ट्विस्ट, एक अनाथ बच्चा ओलिवर की कहानी है जो गरीब, एक्सप्लॉयटेशंस और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता है। 1839 से 1838 से 39 निकोलस की कहानी जो अपने परिवार को बचाने के लिए मुश्किलों से लड़ता है। स्कूल की क्रूएलिटी और एक्सप्लॉयटेशन को दिखाया गया है। 1841 से द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, एक बुजुर्ग और उसकी पोती नील की दुख भरी कहानी है। डिकेंस ने यह दर्दनाक कहानी सोशल इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए लिखी थी। 1841 में बार्नबे रग, एक हिस्टोरिकल नोवेल है जिसमें 1718 के गॉर्डन राइट्स और सोशल अनरेस्ट को दिखाया गया है। 1843 मार्टिन 1843 1843 में मार्टिन चजलविट, एक सटायर जिसमें सेल्फिशनेस और ग्रीड के खिलाफ कटाक्ष किया गया है। ठीक, यह क्राइस्ट यह क्राइसमस कैरल, एक एबनेज़र स्क्रूजी की कहानी है। एबनेज़र स्क्रूजी की कहानी है जो क्रिसमस की ट्रू मीनिंग को समझता है और बदल जाता है। ठीक, 1844 द चीम्स, गरीब ऑप्रेस्ड लोगों के जीवन की कठिनाइयों पर ध्यान देता है। ठीक, फिर 1845 में जो आई थी द क्रिकेट ऑन द हेल्थ, ये एक घरेलू फैमिली ड्रामा है जिसमें प्यार, विश्वास और फैमिली वैल्यूज़ को दिखाया गया है। ये अलग अलग चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स हैं, उनकी शॉर्ट समरी है। 1846 में आई थी द बैटल ऑफ लाइफ, एक रोमांटिक स्टोरी जिसमें सेक्रीफाइस और सेल्फलेसनेस की बात की गई है।
1846 से 48 में डॉम्बी अ सन आई, एक बिजनेस फैमिली की कहानी जिसमें फादर सन रिलेशनशिप और सोशल प्राइड को दिखाया गया है। 1848 में आई थी दी हॉन्टेड मैन एंड द घोस्ट बार्गेन, एक घोस्ट स्टोरी है जिसमें ह्यूमन मेमोरी और फॉरगिवनेस की थीम है। 1849 से 50 में डेविड कॉपरफील्ड आई थी। ये डिकन्स की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है जिसे एक ऑर्फन बच्चे की ज़िंदगी की स्ट्रगल्स और सक्सेस को दिखाया गया है। ब्लीक हाउस 1852 से 53 में आई थी। इंग्लिश कोर्ट सिस्टम की सजा साजिश और करप्शंस को उजागर किया गया है। 1854 में हार्ड टाइम्स आई थी। हार्ड टाइम्स में क्या था कि इसमें था कि इंडस्ट्रियलाइजेशंस के समय मजदूरों की दुर्दशा और सोशल इश्यूज पर फोकस किया था। 1855 से 57 में लिटिल रॉयट डेप्टर प्रिजनर्स और सोशल क्लासेस प्रॉब्लम्स पर लिखा गया है। 79 1853 द फ्रोजन डीप, एक इमोशनल ड्रामा है जिसमें सेक्रीफाइस और लव को दिखाया गया है। ठीक। 1857 द पर्ल्स ऑफ कर्टेन इंग्लिश प्रिजनर्स विथ विकी कॉलिंस, यह सस्पेंसफुल स्टोरी है जिसमें एडवेंचर और डेंजर है। ठीक है। 1859 में अ टेल ऑफ टू सिटीज आई, लंदन और पेरिस की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी। 1816 में द इटालियन प्रिजनर आई, पॉलिटिकल इम्प्रिजमेंट और इनजस्टिस पर बेस्ड थी। फिर आई ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1861 से 60 से 61 तक, पीप की कहानी थी है जिसमें एम्बिशन, लव, सोशल मोबिलिटी की बात की गई है। 1864 से 65 में आवर म्यूचुअल फ्रेंड, धन, ग्रीड और सोशल स्टेटस की कहानी है जिसमें लंदन की लाइफ का एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है। 1869 से 70 द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ये इनकम्प्लीट थी, एक सस्पेंस मिस्ट्री थी नोवेल जो डिकेंस के निधन के कारण अधूरी रह गई और एक कॉपीराइट का भी इशू था इसमें जिसके लिए ये अधूरी रह गई। चार्ल्स डिकेंस 1812 में पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में हुआ था जन्म इनका। और आइडेंटिटी की बात की जाए इनके तो ये विक्टोरियन ईरा के सबसे फेमस नॉवलिस्ट में गिने जाते हैं। उन्होंने द डेली न्यूज़ के पहले एडिटर के रूप में 1846 में कार्य किया। फर्स्ट नॉवेल इनका जो है द पिकविक है। द पिकविक पेपर्स 1836 में एक एपिसोडिक नॉवेल था और ऑथरशिप पिकविक पेपर्स के लेखक चार्ल्स डिकेंस ही हैं। एपिसोडिक नेचर था यह। पिकविक पेपर्स एक एपिसोडिक नोवेल है। पिकविक पेपर्स एक एपिसोडिक नोवेल है जो शुरू में मैगजीन के सीरियलाइज्ड फॉर्म में हुआ था आया था मतलब। सोशल इशू ने यानी ब्लीक हाउस में गरीब कर्जदारों की हालात और करप्ट लीगल सिस्टम को दिखाया गया है। ठीक। मिस्टर ग्रेट ग्राइंड, हार्ड टाइम्स में मिस्टर ग्रेट ग्राइंड एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो केवल फैक्ट्स लॉजिक में विश्वास करते हैं। टी एस एलियट ऑन डिकेंस, टी एस एलियट ने कहा कि डिकेंस के कैरेक्टर्स एज ए रियल एज ए फ्लैश एंड अ ब्लड, ठीक लगते हैं। कैसे लगते हैं? डिकेंस के कैरेक्टर टी एस एलियट के अकॉर्डिंग एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड लगते हैं। मिस प्रॉस, अ टेल ऑफ टू सिटीज में मिस प्रॉस का एक लॉयल और ब्रेव फीमेल कैरेक्टर है। सटायर बाई ट्रॉलोप, एंथोनी ट्रॉलोप ने डिकेंस पर तंज कसा मिस्टर पॉपुलर सेंटीमेंट कैरेक्टर के जरिए। मिस्टर पॉपुलर सेंटीमेंट कैरेक्टर कहा उन्होंने। बायोग्राफी, बेस्ट बायोग्राफी चार्ल्स डिकेंस की हिज ट्रेजेडी एंड ट्रायम्फ रिटन बाय एडगर जॉनसन है। ठीक। एडगर जॉनसन ने चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल की अगर बात की जाए तो डेविड कॉपरफील्ड को डिकेंस का ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल माना जाता है। मिस्टर ग्रैंड ग्राइंड वो कैरेक्टर है जो सिर्फ फैक्ट्स पर जीता है, ये मिलता है हार्ड टाइम्स में। ठीक। टी.एस. एलियट ने कहा डिकेंस के कैरेक्टर्स इतने रियल लगते हैं जैसे फ्लैश और ब्लड वाले। मिस प्रॉस एक लॉयल और करेजियस कैरेक्टर हैं जो हमें अ टेल ऑफ टू सिटीज में मिलती हैं। एंथोनी ट्रॉलपोल ने डिकेंस का मजाक उड़ाया, कैरेक्टर मिस्टर पॉपुलर सेंटीमेंट कहा। उन्होंने क्या कहा था एंथोनी ट्रॉलपोल ने? कैरेक्टर मिस्टर पॉपुलर सेंटीमेंट। डिकेंस की सबसे ऑथेंटिक बायोग्राफी है
चार्ल्स डिकेंस की सबसे ऑथेंटिक बायोग्राफी है हिज ट्रेजेडी एंड ट्रायम्फ बाय एडगर जॉनसन। डेविड कॉपरफील्ड को डिकेंस की सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल माना जाता है। डिकेंस के ह्यूमर की खासियत है उसमें हंसी के साथ पैथोस यानी दर्द भी होता है। उनके काम में ह्यूमर और पैथोस दोनों का ज़बरदस्त ब्लेंड मिलता है, यही उनका चार्म है। लेडी डेडलॉक एक मिस्टीरियस और ट्रैजिक कैरेक्टर, ये मिलती है ब्लीक हाउस में। लेडी डेडलॉक कहाँ मिलती है? ब्लीक हाउस वर्क में चार्ल्स डिकेंस के आखिरी कंप्लीट नोवेल थी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, 1861 में पब्लिश हुई थी। एक इंग्लिश राइटर जो मॉर्निंग क्रॉनिकल में बॉज नाम से लिखते थे, वे थे चार्ल्स डिकेंस था। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि एक ऐसे इंग्लिश राइटिंग जो मॉर्निंग क्रॉनिकल में बॉज नाम से लिखते थे, तो वो थे अपने चार्ल्स डिकेंस को अपनी सारी बुक्स में से सबसे ज़्यादा जो पसंद थी, ये डेविड कॉपरफील्ड थी, क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, सॉरी। उनका पर्सनल लाइफ परफेक्ट नहीं था। मिडिल एज में उनका नाम जोड़ा गया एक एक्ट्रेस से, एलन टेरन, जो उनसे 25 साल छोटी थी। मिस्टर मैकबर फ्रॉम डेविड कॉपरफील्ड हमेशा वेट करता है कि समथिंग विल टर्न अप, यानी किस्मत कभी ना कभी साथ देगी। डिकेंस के नॉवेल्स का मेन फोकस रहा है कंटेम्पररी सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे पोइट्री, इंजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन आदि। बिल स्काइज फ्रॉम ओलिवर ट्विस्ट को माना जाता है फैगिन्स डेन का सबसे खतरनाक और वायलेंट कैरेक्टर। बिल स्काइज को फ्रॉम ओलिवर ट्विस्ट माना जाता है एक फैगनीज डेन का सबसे खतरनाक और वायलेंट कैरेक्टर। ठीक, फिलिप प्रिप यानी पीप जो थे वो लीड कैरेक्टर थे नोवेल किसमें? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। ऑर्फन बॉय जिसका सपना जेंटलमैन बनने का था। तो दोस्तों उम्मीद है ये क्विक सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वन लाइनर हैंड रिटन नोट स्टाइल में पढ़ाई जारी रखने के लिए रुद्रा क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।